आपका बचाव। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हम कोशिश करते हैं कि किसानों के लिए उपयोगी जानकारियां हम समेट कर ला सके। इस कार्यक्रम में आपको हम कृषि जगत से जुड़ी हुई अहम गतिविधियों, सरकार की योजनाओं और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आधुनिक तकनीकों की जानकारी देते हैं। साथ ही मिलवाते हैं किसी न किसी एक सफल किसान से। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। जो किसान गेहूं की खेती करते हैं वो ये जरूर जानते होंगे कि गुलाबी तना भेदक के कारण उन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसे में DPPQS फरीदाबाद के उप निदेशक डॉक्टर वीरी निगम ने हमें गुलाबी तना भेदक के लक्षण और रोकथाम के उपायों के बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ बताया, ये जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के DD किसान स्टूडियो का। आज हम गेहूं में लगने वाले गुलाबी तना छेदक यानी गुलाबी सुंडी के पहचान, नुकसान के लक्षण, रोकथाम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, सुंडी का रंग गुलाबी होने के कारण गेहूं का तना छेदक के अलावा लाल मुंह वाली गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में मुख्यतः यह कीट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु में पाया जाता है। इस कीट का प्रकोप मुख्य रूप से धान, मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार, गन्ना, रागी इत्यादि में अधिक होता है। वयस्क कीट छोटा, आकार में मोटा, पुआल के रंग का होता है। इसके अगले पंखों के किनारों में काली धारियां व पिछले पंख सफेद रंग के होते हैं। इस कीट की हानिकारक अवस्था सुंडी है, जो पौधों के तनों में अंदर घुस के क्षति पहुंचाती है। प्रारंभिक अवस्था में तने की मध्य कलिका सूखकर मृत गोब यानी डेड हड में परिवर्तित हो जाती है। बाद की अवस्था में सुंडी का आक्रमण होने पर बालियां सफ़ेद सूखी रह जाती हैं, जिसे सफ़ेद बाली या वाइट ईयर हेड के नाम से जाना जाता है। प्रभावित बालियां खींचने पे आसानी से खिंच जाती हैं। यह कीट भारतवर्ष में अप्रैल से लेकर जुलाई तक गन्ने की फसल पर तथा जुलाई से लेकर अक्टूबर तक धान की फसल पर सक्रिय रहता है। भारतवर्ष में शुष्क मौसम में यह कीट गेहूं के फसल पर सक्रिय हो जाता है। गुलाबी सुंडी की 4 अवस्थाएं जैसे अंडे, सुंडी, कृमि कोष यानी प्यूपा व प्रोण होते हैं। प्रोण मादा पत्तियों व पत्तियों के आवरणों में समूह में पित्तावी श्वेत रंग के अंडे देती है। अंडों का उष्मायन काल 7 से 10 दिनों का होता है। एक प्रोण मादा अपने जीवन काल में 400 तक अंडे देती है। शुरुआत में सुंडी हल्के रंग की होती है, जो लीफ शीत को क्षति पहुंचाती है। लट अवस्था
करीब 20 से 30 दिनों की होती है। पूर्ण विकसित सुंडी तनों के अंदर कोशावस्था में बदलती है। कोशावस्था लगभग 7 से 12 दिनों का होता है। गेहूं के फसल में इसकी 4 पीढ़ियां होती हैं, जो उत्तर भारत में मार्च महीने से लेके नवंबर तक सक्रिय रहती है। जाड़े के मौसम में सुंडी शीत निष्क्रियता में चली जाती है। इस कीट के एकीकृत प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को फसल चक्र अपनाना चाहिए। धान मक्के के बाद हो सके तो गेहूं की बुआई करने से बचें। गेहूं के बदले हम तिलहनी फसल या दलहनी फसल उगा सकते हैं। सफ़ेद बाली या मृत गोप प्रभावित पौधों को उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए। इस कीट की निगरानी हेतु 1 से 2 सेक्स फेरोमोन ट्रैप और प्रबंधन हेतु 10 से 12 सेक्स फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर के दर से इस्तेमाल उपयोग में ले सकते हैं। इस कीट की सूंडी को नियंत्रण हेतु प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्रैकान किलोनिस, ब्रैकान जलिकी इत्यादि का उपयोग काफ़ी कारगर होता है। इस कीट का प्रकोप आर्थिक दहलीज स्तर आने पर केंद्रीय पंजीकरण समिति द्वारा अनुशंसित कीटनाशी जैसे क्लोरपाइरीफास, क्यूनलफास 0.05% की दर से या फोजेलान 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव काफी प्रभावी होता है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। खेती किसानी के अलावा संबद्ध क्षेत्रों से जुड़कर किसानों के लिए फायदे की काफी गुंजाइश रहती है। आपको बता दें कि मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे कई किसान जुड़ रहे हैं और इससे उन्हें बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा है। मछली पालन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये कैसे आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मछली पालने के लिए ऐसे तालाब की जरूरत होती है जिसमें कम से कम 6 महीने पानी उपलब्ध रहे और गर्मी के दिनों में भी कम से कम 5 फीट पानी भरा रहता हो। अगर ऐसा तालाब नहीं है तो अगल बगल से पानी की व्यवस्था करनी होगी। आप चाहें तो नया तालाब खुदवा सकते हैं। नए तालाब के लिए निचली जगह का चुनाव करें, ऐसी जगह जहां पानी ज्यादा समय तक रुकता हो। दोमट मिट्टी ज्यादा समय तक पानी रोकने वाली होती है। वैसे तो छोटे तालाब में मछली पल जाती है, लेकिन अगर कम से कम आधे एकड़ का तालाब होगा तो मछलियों की बढ़वार अच्छी होगी। तालाब आयताकार हो और चौड़ाई के मुकाबले लंबाई 3 गुना होनी चाहिए। तालाब की तलहटी में पेड़ की जड़ या पत्थर को ना छोड़ें। आगे चलकर ये मछली पकड़ने में रुकावट बनेंगे। अगर तालाब में पानी भरने के लिए नदी, नाला या नलकूप हैं, तो 5 से 6 फीट की गहराई काफी है, वरना ये 10 से 11 फीट रखनी होगी। मछली का बीज छोड़ने से 8 से 10 दिन पहले तालाब में गोबर और चूना डालना है। इससे मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाएगा। 1 हेक्टेयर के लिए 40 क्विंटल सड़े गोबर की जरूरत होती है। इसे एक साथ नहीं बल्कि हर माह थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है। शुरू में 8 क्विंटल, इसके बाद हर माह 4-4 क्विंटल। तालाब में चूना डालना बहुत जरूरी है, खास तौर से ऐसी जगहों पर जहां की मिट्टी अम्लीय है। महीन पाउडर चूना तब देना है जब तालाब सूख गया हो और सभी बेकार मछलियों को उससे निकाल लिया गया हो। तालाब में रासायनिक खाद भी देना जरूरी है। इसके लिए 80 किलो DAP, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से डालें। इसे भी एक बार में नहीं देना है, बल्कि हर माह थोड़ा थोड़ा करके देते रहना है। अगर आपके तालाब में सड़े गले पत्ते या इसी तरह की दूसरी चीजें आती हैं, तो फिर गोबर की मात्रा कम की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि तालाब में किस तरह की मछलियां पालनी हैं। वैज्ञानिक खोज के बाद ये बात सामने आई है कि अगर 6 किस्मों की मछलियां एक साथ पाली जाएं, तो पैदावार ज्यादा होती है। इन 6 किस्मों में शामिल हैं कतला, मृगल, रोहू, सिल्वर कॉप, ग्रास कॉप और कॉमन कॉप। इन किस्मों को पालने से सभी तरह के भोजन का सही से उपयोग हो जाता है।
वैसे भी इन मछलियों की आपस में दोस्ती होती है और बड़ी मछलियाँ छोटे बच्चों को नहीं खाती। तालाब में जगह सीमित होती है, इसलिए बहुत ज्यादा मछलियों का बीज डालने का कोई फायदा नहीं है। अगर बीज बड़े आकार का यानी 3 इंच लंबा है तो 1 एकड़ में 4000 बीजों की जरूरत होगी और अगर लंबाई 1 इंच है तो 10,000 बीज डालने होंगे। अच्छी बढ़त के लिए गोबर की खाद के अलावा पूरक आहार भी देना होता है। इसके लिए सरसों की खली और धान का कूड़ा समान मात्रा में मिलाकर सुबह शाम डालते रहें। बीज डालने के बाद हर महीने जाल डालकर मछली की बढ़वार को देखते रहें। अगर किसी तरह की बीमारी, दाग या घाव नजर आए तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। सुबह सूरज निकलने से पहले अगर मछली पानी के बाहर कूदें या हवा में मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश करें तो समझ लें कि पानी में ऑक्सीजन की कमी है। पानी को बांस से पीटें, कुछ चूना पाउडर डाल दें या फव्वारा की तरह पानी को फेंकें। इससे पानी के ऑक्सीजन स्तर में सुधार आ जाएगा। पानी का रंग गहरा हरा होने पर पूरक आहार और खाद देना बंद कर दें। हरा रंग हल्का पड़ जाए तो पूरक आहार फिर से शुरू कर दें। अगर मछली पानी की सतह पर समूह बनाकर घूमे तो समझ लें कि वो भोजन तलाश रही है। ऐसे में पूरक आहार बढ़ा दें। अगर मछली अकेले घूम रही है तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। तालाब से सभी मछलियों को एक साथ नहीं निकालना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके पकड़ना है। इससे उत्पादन ज्यादा होगा। इस तरह 1 एकड़ तालाब से साल भर में 15 क्विंटल मछलियों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश के कई किसान पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही इसे अगर सुव्यवस्थित तरीके से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अगर डेयरी व्यवसाय को किया जाए तो किसानों को काफी अच्छा मुनाफा साबित हो सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे आज के सफल किसान ने। विद्यासागर जी ने किस तरह से दुग्ध उत्पादन के जरिए अच्छी सफलता हासिल की है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। विद्यासागर पलवल गांव बामनी खेड़ा हरियाणा के रहने वाले एक सफल दुग्ध उत्पादक हैं। इनके माता पिता सरकारी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ खेती और पशुपालन किया करते थे। विद्यासागर इसी परिवेश में पले बड़े, जिस कारण इन्होंने खेती और पशुपालन को करीब से देखा था। विद्यासागर पढ़ाई के साथ साथ पशुओं के लिए चारा काटने, उसे घर ले जाने और पशुओं को चारा खिलाने में अपने पिता की मदद किया करते थे। विद्यासागर ने अपने प्रारंभिक शिक्षा पलवल में ही की। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम भी ली। इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने नौकरी करनी चाहिए, लेकिन अच्छी नौकरी न मिलने के कारण इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। 15 साल व्यवसाय करने के बाद विद्यासागर इमिग्रेशन लेकर ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहां जाकर इन्होंने कृषि गतिविधियों को देखा, जिसमें इन्हें डेयरी फार्मिंग ने आकर्षित किया। ऑस्ट्रेलिया की डेयरी फार्मिंग को इन्होंने ज्यादा व्यवस्थित पाया। साथ ही देखा कि वहां के फार्मों में कम लोगों के साथ ज्यादा काम बड़े ही आसानी से हो रहे हैं। अपनी डेयरी फार्मिंग खोलने का सपना लिए विद्यासागर भारत लौटे और वर्ष 2013 में अपनी डेयरी फार्मिंग की इकाई बनाई। 7 पशुओं से शुरू डेयरी फार्मिंग का सिलसिला 100 पशुओं तक जा पहुंचा। शुरू में इन्होंने अपने फार्म में केवल गाय रखी, बाद में वे भैंस भी रखने लगे। विद्यासागर ने अपने फार्म को आधुनिक तरीके से बनाया। इन्होंने गाय और भैंसों के लिए अलग अलग शेड बनाई, जिसमें पशुओं को हवा और क्रॉस वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था थी। 15 से 16 फुट की ऊंचाई रखी और 12 फुट के किनारे बनवाए ताकि पशुओं को गर्मी ना लगे और उन्हें प्राकृतिक हवा मिल सके। ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने के उद्देश्य से विद्यासागर पशुओं का खास ख्याल रखते थे, जिसके लिए वे पशुओं के रखरखाव, अच्छा चारा और तमाम तरह की सुविधाओं का ख्याल रखते थे। इन्होंने पशुओं के पीने के पानी की भी खास व्यवस्था कराई ताकि पशु जब चाहे आसानी से साफ पानी पी सके। पशुओं के बैठने की जगह को भी व्यवस्थित कराया ताकि जब पशु नीचे बैठे तो उनके शरीर में रगड़ ना हो। किसान सेवा केंद्र पलवल से जुड़कर विद्यासागर डेयरी फार्मिंग की नई तकनीकों की सही जानकारियां हासिल करते हैं। साथ ही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से इन्हें पशुओं के बारे में कई अहम जानकारियां भी मिलती हैं, जिसका इस्तेमाल वे अपने डेयरी फार्मिंग में करते हैं, जो कि इन्हें काफी मददगार साबित हुई है। विद्यासागर ने अपने डेयरी फार्म को पूरी तरह से आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से बनाया है। इनके फार्म में साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। चूने का छिड़काव कर पशुओं को कीड़ों के प्रभाव से भी बचाया जाता है। पशुओं के खान पान से लेकर उनके रखरखाव तक का वे खुद निरीक्षण करते हैं। साथ ही पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विद्यासागर पशु चिकित्सक से समय समय पर परामर्श लेते रहते हैं। विद्यासागर के डेयरी फार्म में दूध निकालने से लेकर दूध को स्टोर करने और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का सारा काम बेहद सतर्कता के साथ मशीनों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले दूध निकालने के बाद उसे लैब में टेस्ट किया जाता है और उसकी वैल्यू को दर्ज किया जाता है। बल्क मिल्क कूलर का इस्तेमाल कर दूध को ठंडा किया जाता है और एयर कंडीशनिंग गाड़ियों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। विविधता ने विद्यासागर की सफलता को नए आयाम दिए हैं। वे अपने पशुधन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। बात गाय के गोबर से गोबर गैस प्लांट में इस्तेमाल हो या फिर वर्मी कंपोस्ट इकाई खोल केचुआ खाद बनाना हो, वे हर काम को वैज्ञानिक ढंग से करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में विश्वास रखते हैं। महज 3 साल से ही विद्यासागर ने अपने फार्म को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इनकी कामयाबी देखकर उनके क्षेत्र के अन्य किसान भी डेयरी फार्मिंग को अपनाने लगे हैं। यही कारण है कि जिला स्तर पर उनके काम की सराहना भी हुई है। जिला स्तरीय किसान मेले में विद्यासागर को सम्मानित किया जा चुका है और कृषि क्षेत्र में नवीनतम पद्धति और उत्कृष्ट कार्य के लिए भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है।
इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसानों की आर्थिक उन्नति तभी संभव है जब उन्हें अपनी फसलों का वाजिब दाम मिलेगा और वो जान पाएंगे कि ये वाजिब दाम उन्हें कहां से मिल सकता है और कहां पर वो अपने कृषि जिंसों की बिकवाली कर सकते हैं। तो ये तमाम सुविधाएं किसानों के लिए उपलब्ध है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसे ई-नैम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार कहा जाता है। ये व्यवस्था किस तरह से काम करती है और इस योजना के तहत किसानों को किस तरह से लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नैम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नैम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ई-नैम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ
भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां आपको दी गई हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।